Hello students, today we shall start our discussion on chapter 11 Dual Nature of Radiation and Matter for class 12. Dual Nature of Radiation and Matter for class 12. This is our first lecture. So first we shall discuss the background of this dual nature of radiation and matter. Dear students, ऑलरेडी यू नो दैट फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, यदि हम बात करें इंटरफेरेंस फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस या फिर बात करें डिफ्रैक्शन या फिर बात करें पोलराइजेशन, ये जितने भी फिनोमिना हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये क्या बताते हैं हमें? ये बताते हैं इंडिकेट्स व्हाट? वेव नेचर इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लाइट भी कहते हैं, हैज वेव नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैसा नेचर होता है? वेव नेचर। ये हमें पता चलता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन से। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ये प्रूफ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर वेव नेचर होता है। लेकिन वही बात करें वेयर एज फिनोमिना लाइक यू कैन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एक कॉम्पटन इफेक्ट है। कॉम्पटन नाम के वैज्ञानिक ने एक्सरे को मेटल टारगेट पर इंसिडेंट किया था। और एक है जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ये सब जीमान इफेक्ट भी कहते हो। जीमान इफेक्ट ये क्या कहते हैं? ये सभी फिनोमिना इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं? इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन that is light has particle जिसे आप क्वांटा पार्टिकल और क्वांटा नेचर, क्वांटा कहो या क्वांटम कहो एक ही बात है, ये नेचर होती है। तो वेव नेचर के प्रूफ के तौर पर तो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये वेव नेचर को बताते हैं। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी बात हम इस चैप्टर में करेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, ये सब जितने भी इफेक्ट हैं, फिनोमिना हैं, ये सब हमें रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को बताते हैं। इसका मतलब ये हो गया, जब ये इफेक्ट कह रहे हैं कि वेव नेचर है पार्टिकल का, रेडिएशन का, और ये इफेक्ट कह रहे हैं कि पार्टिकल नेचर है रेडिएशन का, इट मीन्स इट इज क्लियर फ्रॉम दिस it is clear that light, जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह रहे हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आप कह सकते हो, it is clear that light, that is electromagnetic radiation, has dual nature। इसकी कैसी नेचर होती है? डुअल नेचर होती है। और इस डुअल नेचर की हम बात करेंगे इस चैप्टर में, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यही तो बात टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, ठीक है। लेकिन इस पर डुअल हाइपोथेसिस पर जाने से पहले बात करेंगे कि क्या
कैसे कैसे ये थ्योरी डेवलप हुई, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन कैसे एस्टेब्लिश हुआ। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें मैक्सवेल्स इक्वेशन की, मैक्सवेल इक्वेशंस आप सब जानते हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो है, 4 मैक्सवेल इक्वेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक तो मैक्सवेल इक्वेशंस जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे आप इस तरीके से लिखते हो, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। ये गॉस लॉ कहलाता है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए गॉस लॉ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये होता है, ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज का। सिमिलरली सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन हमें क्या है, बताता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो होता है, इसको सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। और ये गॉस लॉ है, गॉस लॉ है फॉर मैग्नेटिज्म, किसके लिए, मैग्नेटिज्म के लिए। ठीक है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आप बात करते हैं कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ जो है, ईएमएफ वो सॉरी, ईएमएफ इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आप जानते हैं। ईएमएफ, ई स्मॉल ई को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल है ये, माइनस डी फाई, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये ईएमएफ होता है। इसको इक्वेशन थर्ड बोला गया, और ये कहलाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन कहते हैं। और जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है, आपको ध्यान होगा, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है एम्पियर सर्कुलर लॉ, जिसमें मॉडिफिकेशन किया गया था। उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट की बात की थी, IC प्लस ID की जगह आप लिख सकते हैं ये डी फाई ई अपॉन डी टी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट को बताता है। ये कहा गया मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, जिसे जाना जाता है एम्पियर मैक्सवेल, एम्पियर मैक्सवेल रिलेशन। ये 4 मैक्सवेल इक्वेशंस थी, ये 4 मैक्सवेल इक्वेशंस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में माइलस्टोन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की वजह से ही आप ये वायरलेस कम्युनिकेशन वगैरह देखते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑन जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैक्सवेल की ये 4 इक्वेशन, और जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, किसका, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, जनरेशन, जनरेशन एंड डिटेक्शन, जनरेशन एंड डिटेक्शन, जनरेट करना और डिटेक्ट करना, किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैक्सवेल इक्वेशन और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, मैक्सवेल इक्वेशंस और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से एस्टेब्लिश किया गया वेव नेचर ऑफ लाइट को। ये स्ट्रांगली एस्टेब्लिश करते हैं किसको, वेव नेचर ऑफ लाइट को। और ये बात हो गई एक तरह से 1887 की, ये बात हो गई इन 1887 अप्रॉक्सीमेटली, 19th सेंचुरी का मिड था, मिड से आप कह सकते हैं कि लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी। तो 1887 में मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जो कि जनरेशन एंड डिटेक्शन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इन दोनों की हेल्प से वेव नेचर एस्टेब्लिश हो गया। क्या हुआ, स्ट्रांगली, स्ट्रांगली एस्टेब्लिश्ड, किसे एस्टेब्लिश किया इन दोनों ने, स्ट्रांगली एस्टेब्लिश्ड
द वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट को एस्टेब्लिश कर दिया। किसने? मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? जेनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया और जो वेव नेचर है लाइट का उसे स्ट्रांगली एस्टेब्लिश किया। ठीक है। उसी समय 19th सेंचुरी के एंड में, ठीक है, एट सेम टाइम या फिर कह सकते हैं आप एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पता होना चाहिए कि हाँ आखिर में ये थ्योरी कैसे डेवलप हुई। तो 19th सेंचुरी के एंड में, लगभग उसी समय की बात है, 1887 के आसपास की बात है, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस किए गए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर, जिसमें क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट्स क्या किए गए थे। एक ग्लास ट्यूब ली इस तरीके से, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब कहा गया। इसको क्या कहा गया? डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है उन्होंने लो प्रेशर ऑफ मरकरी पर एक गैस फिल्ड कर दी थी। लो प्रेशर ऑफ मरकरी पर इसमें गैस फिल की। लो प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इस प्रेशर पर एक गैस फिल्ड कर दी इसके अंदर। ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है इस ट्यूब के अंदर। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन थे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। जब लो प्रेशर, ये लो प्रेशर पर फिल्ड गैस थी इस ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इसमें से उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को ऑब्जर्व किया। और ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की हेल्प से जब उन्होंने देखा कि इस ट्यूब के अंदर, जिसमें लो प्रेशर ऑफ मरकरी पर एक गैस फील्ड है, इस गैस में से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के आधार पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई। जैसे कि इन डिस्कवरीज में हम बात कर सकते हैं एक्सरे, जो रॉन्टजन ने डिस्कवर की थी। एक्सरे की हम कह सकते हैं 1895 में एक्सरेज डिस्कवर की गई। एक्सरेज किसके द्वारा? रॉन्टजन के द्वारा एक्सरेज डिस्कवर की गई। ठीक है। और इसके अलावा 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की किसने की? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन, ये डिस्कवरी हुई किसके आधार पर? जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस किए गए थे। ये जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस थे, इन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस की हेल्प से, क्या एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन था? एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें लो प्रेशर ऑफ मरकरी पर एक गैस भर दी। इसमें फिर उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है। और इन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई। 1895 में रॉन्टजन ने एक्सरे को डिस्कवर किया और 1897 में जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ये जो डिस्कवरीज हैं ये कहीं ना कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में बहुत हेल्पफुल रही। आप कह सकते हैं कि ये जो डिस्कवरीज थी, दीज डिस्कवरीज वर माइलस्टोन। These discoveries were milestone, नींव का पत्थर थी किसमें? were milestone in understanding atomic structure। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आज आप देखते हैं, ये कहीं ना कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में रॉन्टजन की जो डिस्कवरी थी, जे थॉमसन साहब की जो डिस्कवरी थी, थॉमसन साहब ने तो मॉडल भी दिया था। थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। उन्होंने कहा था कि एक स्फेरिकल एंटाइटी होता है एटम, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और नेगेटिव चार्ज आर एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन ए वाटरमेलन। जैसे कि वाटरमेलन में उसके जो सीड्स होते हैं ब्लैक, वो उनको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और जो बूंदी है
वो पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ही जैसे कि काली इलायची जो होती है लड्डू में, वो इलेक्ट्रॉन है, और लड्डू के अंदर जो बूंदी है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल दिया था थॉमसन साहब ने, जो कि लार्ज एंगल स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो कहीं ना कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में इन डिस्कवरीज ने हेल्प की। बाद में, इसके बाद में, जब इस डिस्चार्ज ट्यूब पर लो प्रेशर ऑफ मरकरी पर जब इसमें गैस फिल्ड थी डिस्चार्ज ट्यूब पर, कितने लो प्रेशर पर, 0.001 मिलीमीटर प्रेशर ऑफ मरकरी, इतने कम प्रेशर पर जब गैस फिल की गई और डिस्चार्ज हुआ इलेक्ट्रोड्स के बीच, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था और एक इलेक्ट्रोड यहाँ था, दो इलेक्ट्रोड लगा रखे थे इसमें। ये इलेक्ट्रोड, इसमें से एक को नाम कैथोड दिया गया, एक को एनोड नाम दिया गया बाद में। ये मेटेलिक सरफेस थी। क्या थी ये? मेटेलिक सरफेस थी। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है ये पैदा हुआ, प्रोड्यूस हुआ। और ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विच टुक प्लेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑन अप्लाइंग, जब उन्होंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई किया उन्होंने? डायग्राम के जरिए बताता हूं आपको। देखिए, डिस्चार्ज ट्यूब में जो दो इलेक्ट्रोड्स थे, ये डिस्चार्ज ट्यूब थी उनकी, ये डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। इसमें उन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स लिए और लो प्रेशर ऑफ मरकरी पर इसके अंदर गैस फिल कर दी थी। लो प्रेशर ऑफ मरकरी पर लो प्रेशर कितना लिया था? लगभग 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इतने कम प्रेशर पर इसमें गैस फिल्ड कर दी और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया। इस बैटरी से जोड़ करके इसमें करंट फ्लो कर दिया, माइक्रो एमीटर लगा दिया करंट मेजर करने के लिए। और यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही बैटरी से जोड़ा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ। किसके बीच? इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच। अब इसके अलावा उन्होंने देखा कि जो ये कैथोड है इसका जो अपोजिट ये ग्लास सरफेस है, यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट अपीयर हुआ, फ्लोरोसेंट लाइट यहाँ पर अपीयर हुई, फ्लोरोसेंस जिसे हम कह सकते हैं। और ये जो फ्लोरोसेंट लाइट का कलर है ये डिपेंड कर रहा था कि जो रेडिएशंस इस कैथोड से निकल के आ रहे हैं, इस सरफेस से, इस मेटेलिक सरफेस से जो रेडिएशंस आ रहे हैं, उसका रेडिएशंस की वजह से ये फ्लोरोसेंट यहाँ पर अपीयर हो रहा है। क्योंकि ये जो बाद में जो ये रेडिएशंस आ रहे थे इसको विलियम क्रुक ने जो है एक्सरे नाम दिया। और एक्सरे जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, ठीक है, उसके बाद में फिर जे थॉमसन साहब ने इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया, E/m की वैल्यू निकाल करके। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें लो प्रेशर ऑफ मरकरी पर एक गैस फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, आप जानते हैं जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पर होगा और ये नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फ्लोरोसेंट ग्लो यहाँ पर अपीयर हुआ, फ्लोरोसेंट ग्लो अपीयर हुआ। लिखूं तो फ्लोरोसेंट ग्लो अपीयर हुआ। और ये जो फ्लोरोसेंट ग्लो अपीयर हुआ था ये किसकी वजह से था? दिस फ्लोरोसेंट ग्लो वाज बिकॉज ऑफ द रेडिएशन विच वाज एमिटिंग फ्रॉम दिस मेटेलिक सरफेस। इस मेटेलिक सरफेस से, जिसको हमने कैथोड कहा, क्या कहा? कैथोड, C4 कैथोड, A4 एनोड। कैथोड से जो रेडिएशंस निकल रहे थे उनकी वजह से ये यहाँ पर फ्लोरोसेंट ग्लो आया, ठीक है। और इन जो रेडिएशंस आ रहे थे इनको बाद में विलियम क्रुक साहब ने जो है नाम दिया, क्या? एक्सरे। एक्सरे नाम दिया। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो यहाँ से निकल के आ रहे थे उसको विलियम क्रुक साहब ने क्या नाम दिया? एक्सरे नाम दिया। और ये लगभग 1870 में इनको कैथोड रे नाम दिया, कैथोड रे कैथोड रे नाम दिया। और किसने डिस्कवर की? विलियम क्रुक ने। विलियम क्रुक ने विलियम क्रुक वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया। और बाद में 1879 में विलियम क्रुक ने सजेस्ट किया कि विलियम क्रुक ने क्या सजेस्ट किया? विलियम क्रुक suggested that
दीज रेडिएशंस आप कह सकते हैं, जो रेडिएशंस, दीज रेडिएशंस आर कंसिस्टिंग stream of fast moving negatively charged particles, fast moving नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्या कहा उन्होंने कि जो ये एक्सरे कैथोड रेज जिनको नाम दिया, कैथोड से निकलने वाली रेज को कैथोड रे नाम दिया, और ये कैथोड रेज जो है उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, इन रेडिएशंस में एक फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, बाद में इन फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ब्रिटिश के जो फिजिसिस्ट थे जे थॉमसन साहब, उन्होंने इसको कंफर्म किया। और लेकिन उससे पहले जो ये फ्लोरोसेंट ग्लो अपीयर हो रहा था कैथोड पर, कैथोड के अपोजिट साइड में जो ग्लास है उस पर जो फ्लोरोसेंट अपीयर हो रहा था, इस फ्लोरोसेंट ग्लो का जो कलर है, इसमें ये कलर डिपेंड कर रहा था इसके ग्लास के नेचर पर। किस पर डिपेंड कर रहा था? नेचर ऑफ ग्लास ट्यूब पर, कि ये ग्लास किस नेचर का है। जैसे कि सोडा ग्लास यदि हम लेते हैं, इसका कलर, फ्लोरोसेंट ग्लो का कलर किस पर डिपेंड कर रहा था? नेचर ऑफ ग्लास। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडा ग्लास के लिए जो फ्लोरोसेंट ग्लो है, सोडा ग्लास के लिए येलोइश ग्रीन आता है। कैसा आता है? येलोइश ग्रीन, येलो और ग्रीन कलर का मिक्स होता है, येलोइश ग्रीन। ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो फ्लोरोसेंट ग्लो है, ये फ्लोरोसेंट ग्लो का कलर जो है इस ग्लास की नेचर पर डिपेंड कर रहा था। और ये फ्लोरोसेंट ग्लो जो है इस कैथोड से जो रेडिएशंस आ रहे थे, जिसमें बाद में विलियम क्रुक ने सजेस्ट किया कि इसमें फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जिसको बाद में जे थॉमसन साहब ने कंफर्म किया। इसी विलियम क्रुक की जो रिसर्च थी ना, उसे जे थॉमसन साहब ने क्या किया? कंफर्म किया। जे थॉमसन कंफर्म्ड इट। ठीक है, इन्होंने कंफर्म किया इसको। उसके बाद में फिर जे थॉमसन साहब ने क्या किया कि इस जो ये डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने ली थी, विलियम क्रुक ने, इस तरीके से ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर ऑफ मर्करी पर गैस फील्ड थी, एक कैथोड था, एक एनोड था। इस पर उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन साहब ने यहाँ पर परपेंडिकुलर तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए। क्रॉस्ड परपेंडिकुलर को हम क्रॉस भी कह सकते हैं, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इस पूरी डिस्चार्ज ट्यूब के अक्रॉस। और जे थॉमसन साहब ने यहाँ से जो भी नेगेटिवली चार्ज हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स आ रहे थे, उनकी वेलोसिटी उन्होंने कैलकुलेट की, और उसका E/m रेशो भी कैलकुलेट किया। वेलोसिटी कैलकुलेट की, E/m रेशो कैलकुलेट किया। देखा कि जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल्स की, वो लगभग कितनी आ रही थी? इस रेंज में आ रही थी, 0.1 to 0.2 टाइम्स, इतना गुना आ रही थी। किसका कितना गुना? 0.1 से 0.2 टाइम्स इस रेंज में आ रहा था वेलोसिटी। किसका? टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम के अंदर जो वेलोसिटी है लाइट का, वैक्यूम के अंदर कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका 0.1 से 0.2 टाइम्स जो है वेलोसिटी आ रहा था। जे थॉमसन साहब ने कैलकुलेट किया। E/m की जो प्रेजेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है, इसको जो आज के एट प्रेजेंट जो हम E/m की वैल्यू, प्रेजेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू जो है वो लगभग इतनी है, इतना कूलाम पर किलोग्राम, क्योंकि E चार्ज है और m मास है, तो कूलाम अपॉन किलोग्राम या कूलाम पर किलोग्राम इस तरीके से लिख सकते हैं। बाद में ये पाया गया कि जो E/m है, ये E/m के बारे में ये पाया गया कि चार्ज टू मास रेशो जो है ये डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड। किस पर डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ कैथोड, जिसे आप एमीटर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एमीटर। भाई कैथोड को एमीटर क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि इसी कैथोड से चार्ज पार्टिकल जो फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एमिट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको एमीटर कह दिया। जिस सरफेस से एमिट होते हैं वो एमीटर कहलाएगा। ठीक है। ना तो मटेरियल ऑफ कैथोड पर डिपेंड करता है कौन, ई अपॉन एम का वैल्यू। ऑल्सो ऑल्सो इट डज नॉट डिपेंड ऑल्सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। नेचर ऑफ गैस क्या है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उस पर भी ये डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, जो गैस फील्ड है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसकी नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड ऑन गैस, नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है। उसके बाद में 1887 का समय आता है। 1887 में ये पाया गया कि कुछ मेटल्स हैं। यदि मान लीजिए एक मेटल है, 1887 में ये पाया कि कुछ मेटल्स हैं, जब इनके ऊपर यूवी लाइट गिराते हैं, कौन सी लाइट गिराते हैं, यूवी रेडिएशंस जब इनके ऊपर गिराते हैं, तो यूवी रेडिएशंस गिराने से जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एमिट होते हैं। कैसे चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इससे एमिट होते हैं। जब किसी डिफरेंट मेटल सरफेस पर गिरा करके देखा यूवी रेडिएशंस को, तो देखा कि उससे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं जिनकी स्पीड काफ़ी कम है, हैविंग वेरी स्मॉल स्पीड, बहुत कम स्पीड के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इससे एमिट होते हैं। जब इस पर यूवी रेडिएशन गिराने से ही नहीं, जब इसको गर्म किया जाता है मेटल को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तब भी इससे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। तब भी इससे ये नेगेटिवली चार्ज, ये वाले जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये निकलते हैं। जब गर्म किया जाता है तब भी निकल रहे हैं, जब यूवी रेडिएशन गिरा रहे हैं तब भी निकल रहे हैं। और बाद में जे थॉमसन साहब ने जो ये चार्ज पार्टिकल निकल रहे थे यूवी रेडिएशन गिराने से या मेटल सरफेस को गर्म करने से, पहले यूवी रेडिएशन गिरा करके देखा मेटल पर, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनकी स्पीड काफ़ी कम थी वो एमिट हो रहे थे। बाद में इसको गर्म करने, यूवी रेडिएशन गिराने के बजाय गर्म करके देखा, तब भी ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट हो रहे थे। और बाद में जे थॉमसन साहब ने इन नेगेटिवली एमिटेड चार्ज पार्टिकल्स का ई अपॉन एम का वैल्यू कैलकुलेट किया। ई अपॉन एम की जो वैल्यू कैलकुलेट की, ई अपॉन एम ऑफ दीज एमिटेड पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स एमिट हुए गर्म करने से या यूवी रेडिएशन गिराने से, इनका ई अपॉन एम का वैल्यू वही था जो ई अपॉन एम का वैल्यू कैथोड रेज के लिए आ रहा था। किसके लिए आ रहा था, कैथोड रेज के लिए आ रहा था। ठीक है। जो कैथोड रेज के लिए ई अपॉन एम का, कैथोड रेज रे पार्टिकल्स के लिए जो आ रहा था, ठीक है, वही ई अपॉन एम का वैल्यू इन एमिटेड पार्टिकल्स के लिए आ रहा था। तो 1887 के बाद में जब 1897 का समय आया, तो जे थॉमसन साहब जो साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन ने इन चार्ज पार्टिकल्स को, इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया, इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया इन्होंने। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब इन्होंने ये नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, किसके, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि मेटेलिक सरफेस जिसको आप कैथोड कर रहे हैं उससे एमिट हो रहे थे, जो कि यहाँ पर एमिट हो रहे हैं। यहाँ पर जब मेटल सरफेस पर आप रेडिएशन गिराते हैं तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे, इनको जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और इस इपॉक मेकिंग डिस्कवरी के लिए, ये इपॉक मेकिंग तहलका मचा देने वाली डिस्कवरी थी। इस इपॉक मेकिंग डिस्कवरी के लिए जे थॉमसन साहब को नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में नोबेल प्राइज उनको मिला। और ये किस समय की बात है, 1906, 1906 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया थॉमसन साहब को। बाद में 1913 में, 1913 में अमेरिका के एक फिजिसिस्ट थे, अमेरिका के फिजिसिस्ट थे। उन्होंने एक नाम था उनका आर.ए. मिलिकन। ठीक है। इस नाम के फिजिसिस्ट थे, अमेरिका के रहने वाले। तो आर.ए. मिलिकन साहब ने ऑयल ड्रॉप मेथड परफॉर्म किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्यों किया उन्होंने, क्योंकि वो प्रिसाइसली मेजर करना चाहते थे किसकी वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू, टू मेजर चार्ज ऑन
इलेक्ट्रॉन प्रिसाइसली इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है इसे मेजर करने के लिए उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किसने? आर ए मिलिकन ने। और जब आर ए मिलिकन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने पाया कि जो चार्ज है ऑयल ड्रॉपलेट पर जो चार्ज होता है वो लगभग बराबर होता है किसका? इंट्रीगल मल्टीपल होता है। किसका इंट्रीगल मल्टीपल? इंट्रीगल मल्टीपल होता है किसका? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसे आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी लिखते हो। इसका इंट्रीगल मल्टीपल आ रहा था चार्ज का वैल्यू, और इससे यानी क्यू का जो वैल्यू आ रहा था वो NE आ रहा था, जहां पर E का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो इससे मिलिकन एक्सपेरिमेंट ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एस्टेब्लिश कर दिया। इन दिस वे मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश्ड, क्या एस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने? एस्टेब्लिश्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर जब भी चार्ज जाएगा, चार्ज का जब ट्रांसफर होगा तो वो इंट्रीगल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? इंट्रीगल फॉर्म में होगा। ये उन्होंने बताई बात, इंट्रीगल फॉर्म में चार्ज का ट्रांसफर होता है। और इस तरीके से मिलिकन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड था। तो उम्मीद है आपको ये सारी बात क्लियर हुई होंगी। मैंने आपको बताया क्विकली, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन की हेल्प से वेव नेचर प्रूफ किया गया। बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ये सारे जो इफेक्ट हैं ये पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं। इसका मतलब लाइट का ड्वेल नेचर होता है। और ये ड्वेल नेचर प्रूव करने के लिए मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस हैं और जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है, जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनकी हेल्प से ये एस्टेब्लिश हो पाया कि जो लाइट है वो वेव नेचर का होता है। उसी समय 19th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब लो प्रेशर ऑफ मर्करी पर गैस फिल की गई और उस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, इसको जब बैटरी से जोड़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो देखा कि वहां पर डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज यहाँ से हुई। एक्सरे का डिस्कवरी हुई रॉन्टजन के द्वारा 1895 में। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, और इन डिस्कवरीज की हेल्प से जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानने में काफ़ी मदद मिली। उसके बाद में जब ये फ्लोरोसेंट एमिट हो रहा था तो ये पाया कि जो फ्लोरोसेंट ग्लो यहाँ पर ग्लास पर आ रहा है ये डिपेंड करता है कि ग्लास किस नेचर का है। यदि ग्लास सोडा ग्लास है तो उस केस में जो फ्लोरोसेंट का कलर है वो येलोइश ग्रीन आता है। 1870 में कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई विलियम क्रिक के द्वारा इसी एक्सपेरिमेंट के बाद। और 1879 में विलियम क्रिक ने तो ये भी सजेस्ट कर दिया कि ये जो रेडिएशंस जो कैथोड सरफेस से निकल रहे हैं इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। बाद में जे थॉमसन साहब ने इसको कंफर्म किया कि हाँ, जो विलियम क्रिक साहब कह रहे हैं वो बात ठीक है कि कैथोड से निकलने वाले जो रेडिएशंस हैं उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और जे थॉमसन साहब ने इस डिस्चार्ज ट्यूब पर परपेंडिकुलर तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उन्होंने इन कैथोड से निकलने वाले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी और E/m का वैल्यू कैलकुलेट किया। उन्होंने जो वेलोसिटी मिली वो 0.1 से 0.2 टाइम्स आई किसका? स्पीड ऑफ लाइट का वैक्यूम के अंदर। और E/m का वैल्यू इतना आया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, जो कि प्रेजेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है। जो चार्ज टू मास रेशो है E/m, ये नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कैथोड पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी हुई है। 1887 में डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस लिए गए। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर यह कहा गया कि जब किसी मेटल सरफेस पर यूवी रेडिएशन गिराया जाता है तो उससे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट होते हैं जिनकी स्पीड काफी कम होती है। न केवल यूवी रेडिएशन गिराने से बल्कि उस मेटेलिक सरफेस को गर्म करने से भी उस सरफेस से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर आते हैं जिनकी स्पीड काफी कम होती है। बाद में E/m इन एमिटेड पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेट किया गया और देखा कि इनके E/m का वैल्यू वही आ रहा है जो कैथोड रेज के लिए आ रहा था। 1897 में जे थॉमसन साहब ने इन नेगेटिवली चार्ज एमिटेड जो पार्टिकल्स हैं कैथोड सरफेस से, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे
उनको जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया और इसे इपॉक मेकिंग डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया जे थॉमसन साहब को 1906 में। बाद में 1913 में अमेरिकन फिजिसिस्ट आर.ए. मिलिकन साहब ने ऑयल ड्रॉप मेथड परफॉर्म किया और उस ऑयल ड्रॉप मेथड की हेल्प से उन्होंने चार्ज पर प्रिसाइसली इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू को मेजर किया। उन्होंने देखा कि जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसके ऊपर जो चार्ज का वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी Q बराबर है नहीं, और इससे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है काफी हद तक प्रूव हो पाया। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड था, उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। मेटल के अंदर देखिए, जब मेटल की हम बात करते हैं तो मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं मेटल के अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उनके आउटर ऑर्बिट में जब हम किसी मेटल की बात करते हैं तो उसमें एक एटम होता है और एटम में न्यूक्लियस होता है सेंटर पार्ट में, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। भाई एटम की स्ट्रक्चर ऐसी कुछ होती है, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं अपने अपने ऑर्बिट में। जो इस सरकमफ्रेंस के पास में ऑर्बिट होता है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहलाता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लगभग फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस मेटल की कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ईच एंड एवरी मेटल इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। सभी मेटल्स के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ईच एंड एवरी मेटल, जो भी मेटल होता है, मेटल के पास क्या होता है बेटा? मेटल के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के पास, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करते हैं? यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल को कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स यदि मैं लिखूं तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, ये डिपेंड करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर। ठीक है, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लीजिए ये मेटल है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मान लीजिए एक मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, ये मेटल है और सभी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये बैठा हुआ है। जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी जगह छोड़ेगा, बाहर जाने का प्रयास करेगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जगह छोड़ता है तो इस इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये जगह छोड़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया, यहाँ से मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, मैं इसी जगह की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी तो वहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन के जगह छोड़ने पर वहां क्या क्रिएट हो गया? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच होता है अट्रैक्शन, और उस अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा ही नहीं पाएगा। वो अट्रैक्टिव फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को इसकी अपनी जगह को छोड़ने नहीं देता है। समझ में आई बात? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉर्मली मेटल सरफेस से इजीली एस्केप नहीं होते, इजीली बाहर नहीं जा पाते। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन, यदि कभी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जाने का प्रयास भी करेगा तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि उस इलेक्ट्रॉन, जहां से वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहता है उस जगह पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन और उस पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और वो अट्रैक्टिव फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को इसकी जगह छोड़ने से रोक देगा। लेकिन फिर भी आप इलेक्ट्रॉन को यदि मेटल सरफेस से बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको उतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करनी पड़ेगी जितनी एनर्जी उस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए जरूरी है। यानी यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है, यदि उसको ओवरकम कर दें तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सकता है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इलेक्ट्रॉन्स कैन कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस ओनली इफ इट हैज गॉट sufficient energy to overcome the attractive pull. Minimum amount of energy which is required to be given to an electron to pull it out from the surface of the metal, this minimum energy is nothing but the work function. मेरी बात आपको समझ में आई? दोबारा एग्जांपल देता हूँ। ये है एक मेटल सरफेस, मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है, मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, इसने अपनी जगह छोड़ी तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी? वैकेंसी, यानी यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है।
और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच होता है अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कभी भी इस मेटल सरफेस को छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस मेटल सरफेस से बाहर निकालना चाहते हैं तो आप इस इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वर्क डन यहाँ पर करना पड़ेगा। कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर सके। तो मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन टू send it out of the metallic surface is known as वर्क फंक्शन। क्या कहलाता है वो? वर्क फंक्शन। तो यदि मैं लिखूं वर्क फंक्शन की डेफिनेशन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to be given to an electron to pull it out from the metallic surface, from the metallic surface this minimum energy, ये जो मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन टू पुल इट आउट फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, कह सकते हो, इज नोन एज वर्क फंक्शन। क्या कहलाएगा? वर्क फंक्शन कहलाएगा। वर्क फंक्शन जिसे आप रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर फाई जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वर्क फंक्शन बेसिकली हो क्या गया? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन आप दे सकते हैं, दस वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी है, इज द मिनिमम एनर्जी required by an electron required by an electron to escape from metal surface से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं, और इसे फाई जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई जीरो यूनिट इसका जो होगा, यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंबल हो गया ये, ई को स्मॉल लिखना है, वी को कैपिटल लिखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मतलब क्या हुआ कि यदि किसी मेटल सरफेस से किसी इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालने के लिए यदि एनर्जी कितनी चाहिए, यदि आपको किसी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यदि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक एनर्जी, कितनी एनर्जी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत होगी किसी इलेक्ट्रॉन को मेटलिक सरफेस से बाहर निकालने के लिए। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी है जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 वोल्ट हो गया। भाई पोटेंशियल क्या होता है आप जानते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। ठीक है, ये होता है पोटेंशियल V हो गया, वर्क डन W हो गया और चार्ज हो गया E। ठीक है, यानी तो W बराबर EV होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है, ठीक है, 1 वोल्ट इसको कर दें, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस
energy gained by electron when it has been accelerated by a potential difference of 1 volt. So if an electron is accelerated by if an electron is accelerated by 1 volt potential difference, if an electron is accelerated by 1 volt potential difference, ठीक है, if an electron is accelerated by 1 volt potential difference, then energy gained by the electron, energy प्राप्त की गई, gained मतलब प्राप्त की गई, energy gained by electron will be 1 volt, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. यानी वर्क डन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा. कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 1 वोल्ट हो. यदि 1 वोल्ट से आप चार्ज को एक्सिलरेट करेंगे तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी गेन होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में ध्यान रखना, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा. अब देखिए जो ये वर्क फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, जो वर्क फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया है फाई जीरो, जो वर्क फंक्शन ये डिफाइन किया है फाई जीरो, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल. ये मेटल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि ये मेटल किस मटेरियल का बना हुआ है. मेटल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है मेटल का, इन पर डिपेंड करता है. तो ये भी आप ध्यान रखिएगा. बात क्या बात बोली मैंने, नोट करके आप लिख सकते हैं. नोट द वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन properties of the metal and nature of its surface. मेटल की सरफेस का नेचर क्या है और उसका प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों पॉइंट्स पर वर्क फंक्शन डिपेंड करता है. नेचर ऑफ सरफेस पर और प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है. ठीक है. अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या तरीके हो सकते हैं मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. हमने ये तो जान लिया कि भाई किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन वो एनर्जी हम कैसे प्रोवाइड कराएं. डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है. जैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं, इस टेबल के अंदर वर्क फंक्शंस दिए हुए हैं. तो देखिए ये CS के लिए जो वर्क फंक्शन 50 है 2.14 है, और वहीं देखें प्लेटिनम के लिए PT के लिए 5.65 सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन है. यानी इस प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और CS से CGM से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम होता है. सो जिस सरफेस का वर्क फंक्शन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होगी. जिस सरफेस का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी. अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है किसी मेटल सरफेस से, वो डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस से किया जा सकता है. इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन हम करवाते हैं किसी भी मेटेलिक सरफेस से, तो फिजिकल प्रोसेस यदि हम देखें, फिजिकल प्रोसेस फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या फिजिकल प्रोसेस है. देखिए नंबर 1 होता है थर्मियोनिक एमिशन. क्या होता है? थर्मियोनिक एमिशन में हम क्या करते हैं, थर्मियोनिक एमिशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कोई मेटेलिक सरफेस है, इस मेटेलिक सरफेस को गर्म कर दीजिए, हीट कर दीजिए. मेटल सरफेस को गर्म करने से, ये मेटल सरफेस है
मेटल सरफेस को जब आप गर्म करेंगे तो ये कहलाएगा थर्मियोनिक एमिशन। सो बाय suitably हीटिंग sufficient थर्मल एनर्जी कैन बी imparted टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी और उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जब आप मेटल सरफेस को गर्म करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं तो वो थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। वहीं दूसरा है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन में हम क्या करते हैं, फील्ड एमिशन में हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जैसे ये मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए आपको फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। हाई ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बैटरी जोड़ करके आपको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। और जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर देंगे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप अप्लाई कर देंगे तो इस सरफेस से कौन बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे यदि हाई ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं। और ये जो सरफेस है मेटेलिक सरफेस, इसे हम एमीटर कहते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो एक तरीका मैंने बताया कि गर्म करके, इसको जब हम गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। तो ये प्रोसेस जिसमें गर्म करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सकता है किसी मेटेलिक सरफेस से, एमीटर से, तो वो थर्मियोनिक एमिशन। जिसमें हम हाई ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके जब हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, किस ऑर्डर का, अप्रॉक्सीमेटली 10⁸ वोल्ट पर मीटर, इस ऑर्डर का हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। ये फील्ड एमिशन कहलाता है। तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हम क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में मेटेलिक सरफेस पर हम गिराएंगे रेडिएशंस। क्या गिराते हैं, रेडिएशन। जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इसके ऊपर गिराया जाता है, ठीक है, मेटल सरफेस पर, ये मेटल सरफेस है जिसको आप एमीटर कह रहे हैं, जिसको आप क्या कह रहे हैं, एमीटर, मेटल सरफेस को, इसके ऊपर जब आप यूवी रेडिएशन या कोई भी सूटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आप जब इस पर गिराते हैं, सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब इसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होने पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इस मेटल सरफेस पर गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। इस टाइप के एमिशन को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। तो आज हमने जो बात की उसमें मैंने आपको बताया कि एमिशन इलेक्ट्रॉन्स का किस किस तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया कि थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है, फील्ड एमिशन में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है। एक छोटा सा नोट भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब कोई मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस मान लीजिए जिंक की है, ठीक है, जिंक है या कैडमियम है, ठीक है, जिंक है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है। जब इन पर आप यूवी लाइट गिराओगे, जिंक की सरफेस है, कैडमियम की सरफेस है, मैग्नीशियम की सरफेस है, तो इस पर जब आप यूवी लाइट गिराओगे तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। कौन बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, जिनको आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। जब आप बात करते हैं नॉन एल्कली मेटल्स की, किसकी बात करते हैं, नॉन एल्कली मेटल्स की, नॉन एल्कली मेटल्स, ठीक है, नॉन एल्कली मेटल्स के केस में जब आप विजिबल लाइट गिराओगे, यदि यूवी के बजाय विजिबल आपने नॉन एल्कली मेटल पर गिराई लाइट, तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, नो फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एमिट, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। लेकिन जब आप एल्कली मेटल की बात करते हैं, एल्कली मेटल जैसे आप लिथियम कह सकते हैं, सोडियम कह सकते हैं, पोटेशियम कहते हैं, लिनाक जिसको हम सॉल्ट में कहते हैं, सीजियम, ठीक है, रुबीडियम, ये सब एल्कली मेटल्स हैं। जब एल्कली मेटल्स पर आप विजिबल लाइट गिराओगे, एल्कली मेटल्स पर तो विजिबल लाइट गिराने से ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है, कब,
एल्कली मेटल्स पर तो विजिबल लाइट गिराने से ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, जबकि नॉन एल्कली मेटल पर विजिबल लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। यूवी लाइट आपको गिराना होगा। जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम पर यूवी लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। तो आज मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन का तरीका बताया, बैकग्राउंड बताया, वर्क फंक्शन के बारे में बताया। अब एक टर्म है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके बारे में हम कल जानेंगे। हालावास और लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, और उसके बाद में हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया था उसकी बात करेंगे। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।